हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे मेन हेडिंग बनाई गई है वो है कल का सेमीफाइनल, यानी कि जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें 3 से 4 रिकॉर्ड बने हैं और इसमें इंडिया ने विजय हासिल की है, जिसको यहाँ पर विराट विजय बताया गया है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। पहला तो वनडे में यानी एक दिवसीय में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। अभी तक 49 शतक का रिकॉर्ड था जो 452 मैचों में सचिन तेंदुलकर ने बनाया था, जिसको 279 मैचों में ही ब्रेक कर दिया है विराट कोहली ने। ये उनका 50वां शतक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वानखेड़े स्टेडियम में था, यानी कि जो सचिन तेंदुलकर का होम ग्राउंड है, वहाँ पर इन्होंने 50वां शतक लगाया है। उसके बाद एक विश्व कप में सबसे ज़्यादा रनों का भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, यानी कि 711 रन इन्होंने एक विश्व कप में बना लिए हैं। इससे पहले ये सचिन तेंदुलकर के नाम था, जो 698 या 688 रन का रिकॉर्ड था। उसके बाद इसमें जो मोहम्मद शमी हैं, गेंदबाज हैं, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया कि एक विश्व कप में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा एक मैच में विकेट लेने वाले भी वो बन गए हैं। तो इस तरीके से आपने भी मैच देखा होगा। तो और बाकी इसमें डिटेल में जानने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। और नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जनजातियों से होता रहा है अन्याय, हम दिला रहे हैं हक। यहाँ पर प्रधान नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से आदिवासी जनमन तक पहुँचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर टारगेट किया है, कोट किया है और उनकी कमियों के बारे में बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस सरकार है वो सिर्फ जनजातीय आंकड़े लेते रही, लेकिन उनके उत्थान और उनकी भलाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और जो उनका हक है उसको देने का प्रयास भाजपा गवर्नमेंट कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जो अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके ही कार्यकाल में झारखंड का गठन हुआ था। और यह भी कहा था कि 10 साल तक जितनी मजबूती से काम किया जाएगा, आगे आने वाले दिनों में उससे 2 गुनी गति से विकास होगा, जो अब देखने को मिल रहा है। ये सारी बातें उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर संबोधन में ये सारी बातें कही है। उन्होंने ये भी एक पॉइंट टारगेट किया कि जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू की माटी को माथे पर लगाकर बोला उन्होंने कि जो विलुप्त प्राय श्रेणी है, आदिम जनजातियां समूह जो हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना लॉन्च की गई है। अब ये पीएम जनमन योजना क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बाद में जानेंगे या उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की, जो देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएगी, उनकी योजनाओं के बारे में डिटेल से उनको बताएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसकी 15वीं किस्त भी जारी की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे संतोष है कि आज़ादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया है, उनकी स्मृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी सिर्फ उसे कवर किया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो चुनाव प्रचार हैं वो थम गए हैं और इसमें 17 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं 17 नवंबर को। और आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही जो चुनाव प्रचार है वो शाम को 6 बजे तक रोक दिया जाता है। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटक या फिर रैली, जनसभा, इन सब के माध्यम से वो अपना चुनाव प्रचार अब नहीं कर सकते हैं। इसमें भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह,
मुख्यमंत्री भोपाल के शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने जमकर प्रचार किया। तो कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अब चुनाव की कमान स्थानीय नेताओं के हाथ में रहेगी और 48 घंटे मतदाताओं से वो सीधा संपर्क करेंगे, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि घर घर जाकर अभियान चलाएंगे, उनको बताएंगे कि मैं किस तरीके से आपके लिए भविष्य निर्धारित कर सकता हूं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जहां पर इन्फोसिस के जो अध्यक्ष हैं या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक इन्फोसिस के एनआर नारायण मूर्ति ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि किस तरीके से शिक्षकों को और शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है, किस तरीके से इस पर वर्क किया जा सकता है, किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस न्यूज़ में हम उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर की दुनिया के जो दिग्गज हैं एनआर नारायण मूर्ति, उन्होंने भी बताया कि बुधवार को बताया कि स्कूली शिक्षा को भारत और विकसित दुनिया के 10,000 सेवानिवृत्त विशेष शिक्षकों से STEM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित, ये हो गया STEM विषयों में प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रति वर्ष $1 अरब खर्च करने का आह्वान किया है। यानी कि STEM के जो विशेषज्ञ हैं, टीचर हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनको कलेक्ट करके यानी कि उनको समूह बनाकर ऐसे जो नए शिक्षक हैं उनको तैयार किया जाए जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। इस पर उन्हें खर्च भी करना होगा। इसमें उन्होंने बता दिया है कि लगभग प्रतिवर्ष $1 अरब भी खर्च करना होगा। मूर्ति ने कहा कि हमें अपने शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को बहुत सम्मान देने के साथ ही अच्छा वेतन भी देना होगा। हमें अपने अनुसंधानकर्ताओं को बेहतर सुविधा भी प्रदान करनी होगी। हमारे युवाओं के लिए आदर्श है, इसलिए हमने 2009 में इन्फोसिस पुरस्कार की स्थापना भी की थी कि जो जितने भी अनुसंधानकर्ता होते हैं उनको मोटिवेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के परिणाम में तेजी लाने के लिए एक संभावित और प्रभावित तरीका हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2500 ट्रेन द टीचर एक मुहिम चलाई जाएगी। कॉलेज के निर्माण के लिए भारत और विकसित दुनिया के STEM क्षेत्रों से निपुण 10,000 सेवानिवृत्त शिक्षकों को आमंत्रित करना होगा। और इसमें उन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि इसमें $1 अरब खर्च करने की जरूरत होगी, यानी कि इसमें खुल के खर्च करना होगा, तभी हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बाढ़ का पानी संचित करने से बढ़ रहा है भूजल स्तर, ये बोला है दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने। यमुना में जो बाढ़ के पानी को संचित करने के लिए दिल्ली सरकार ने पल्ला फ्लड प्लेन परियोजना शुरू की थी। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी का दावा है कि इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इससे भूजल स्तर बढ़ रहा है। इससे ट्यूबवेल लगातार दिल्ली में जल आपूर्ति को बेहतर करने में मदद मिलेगी। जल मंत्री ने बुधवार को पल्ला फ्लड प्लेन परियोजना और वहां बन रहे मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वॉयर्स निरीक्षण के दौरान ये बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष मानसून में करोड़ों लीटर बाढ़ का पानी यमुना में बह जाता है। 4 वर्ष पहले बाढ़ के पानी को इकट्ठा करने के लिए यमुना नदी के पास पर्यावरण के अनुकूल पल्ला परियोजना की शुरुआत की गई थी। 40 एकड़ की इस परियोजना में 26 एकड़ का तालाब है। इस तालाब में बाढ़ के पानी का संचय होता है। इससे वर्ष 2022-23 में 740 मिलियन गैलन भूजल रिचार्ज हुआ है। भूजल स्तर में बढ़ोतरी की मात्रा का पता लगाने के लिए 33 पीजोमीटर भी लगाए गए हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए स्मॉग टावर व्यवहारिक समाधान नहीं है। अब देखिए NCR में प्रदूषण इतना ज़्यादा, यानी कि जो AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 जब के पास होता है, यानी 350 से जब 400 के बीच में होता है तो जहरीली हवा बोली जाती है उसे, यानी कि आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े, आपके लंग्स सब खराब हो सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए तो ये जहर का काम करता है। अब
जब 400 खतरनाक माना जाता है तो स्तर जो है AQI का वो 450 485 तक जा रहा है। तो यानी छोटे बच्चों के लिए तो ये जहर है। इसीलिए NCR में अधिकतर ग्रेटर नोएडा में स्कूल और कॉलेज तो नहीं लेकिन स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं। गंभीर स्थिति में पहुंचे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्मॉग टावर शुरू करने पर जोर दिया था, लेकिन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि दिल्ली में लगाए गए स्मॉग टावर प्रदूषण रोकने में प्रभावी नहीं है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल रिपोर्ट में DPCC ने कहा है कि एक स्मॉग टावर 1000 मीटर में मात्र 17% प्रदूषण को ही कम करता है। इसे देखते हुए 1483 वर्ग मीटर में फैली दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 47,229 टावरों की जरूरत होगी। इन टावरों पर 11.80 करोड़ रुपए की पूंजी खर्च होगी और प्रति टावर 15 लाख रुपए प्रति माह का खर्च आएगा। बहुत ज़्यादा है ये तो। NGT के 22 अक्टूबर के निर्देश पर दाखिल रिपोर्ट में DPCC ने प्रभावी स्मॉग टावर को लेकर यहाँ तक कहा कि टावर स्थापित करना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए मौजूदा टावरों को संग्रहालयों में बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पर एक इंटरव्यू प्रकाशित किया गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सभी को सुरक्षा देने वाला देश बन सकता है भारत, और ये स्टेटमेंट दिया है फिलिप ग्रीन ने। अब ये फिलिप ग्रीन कौन है? फिलिप ग्रीन नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत हैं। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र में, देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, उसमें जिस तरीके से चीन अपना दबदबा बना रहा है उसको रोकने में सिर्फ और सिर्फ भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि क्वाड संगठन भी इसी को लेकर बनाया गया था। क्वाड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, 4 देशों ने मिलकर एक क्वाड संगठन बनाया था जिसमें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन का दबदबा है उसको कम किया जा सके। हालांकि लगातार चीन इसमें दावा करता रहा है कि क्वाड जो है वो एक सैन्य संगठन है। भारत सहित अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको नकारा है कि एक सैन्य संगठन नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए क्वाड संगठन का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर जिस तरीके से चीन लगातार दूसरे जो नौसेना के जहाज होते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया का है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, मालदीव का, या छोटे छोटे जो कंट्री होती हैं, जब वहाँ से पास करती हैं, उनके मालवाहक विमान जो पास करते हैं, नौसेना के जो वाहन पास करते हैं, तो चीन के जो नौसेना आर्मी है, नेवी है, वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करती है, उनको दखल देती है उसमें, उनकी आवाजाही में। उसी को रोकने के लिए क्वाड भी बना था। और अब ऑस्ट्रेलिया खुलकर इस मामले में साफ साफ बोल रहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बाकी इस इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे किरण रिजिजू। देखिए मालदीव के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, उनका शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को होने वाला है, जिसमें कई देशों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नहीं जा पाएंगे, उनकी जगह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जाएंगे। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मालदीव के साथ जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो भारत के, वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, व्यापार संबंध मजबूत हो रहे हैं और कई चीज़ों में FTA को लेकर भी बात चल रही है कि कई वस्तुओं को टैरिफ मुक्त किया जाए, यानी कि जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका आए साथ। देखिए भारत और अमेरिका ने स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ाने, नियामकीय अड़चनों को दूर करने और उद्यमियों के पूंजी जुटाने पर सर्वोत्तम व्यवहार को साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया कि भारत अमेरिका वाणिज्य वार्ता के तहत जितनी भी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में MOU पर 14 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय सैन फ्रांसिस्को में ही हैं, जैसा आप पिक में देख रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि MOU पर एक उद्योग गोलमेज बैठक में हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बैठक में प्रमुख IT कंपनियों के CEO, वेंचर कैपिटल, फार्मा के अधिकारियों और प्रमुख स्टार्टअप के संस्थापकों ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्लोबल साउथ सम्मेलन में होगी वैश्विक विकास से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा।
देखिए, विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत की मेजबानी में शुक्रवार को जो आयोजित होने वाला है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण है, वैश्विक विकास से उत्पन्न चुनौतियों और अधिक समावेशी विश्व व्यवस्था सुनिश्चित करने के तरीकों पर केंद्रित होगा। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के 10 सत्र होंगे, 10 सेशन होंगे, जिनमें व्यापार, ऊर्जा और जलवायु वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उद्घाटन और समापन सत्र देश और सरकार के प्रमुख स्तर पर होंगे और इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में नेताओं के उद्घाटन सत्र का विषय एक साथ सभी के विकास के लिए सभी के विकास के साथ होगा और समापन सत्र का विषय वैश्विक दक्षिणता एक भविष्य के लिए एक साथ होगा। भारत ने 12 और 13 जनवरी को आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता विषय पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी की थी। यानी इसकी थीम है आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास में शामिल चीनी युद्धपोत पर भारतीय नौसेना की नज़र। देखिए, भारतीय नौसेना पाकिस्तान में आयोजित युद्धाभ्यास में भाग ले रही चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर करीब से नज़र रखे हुए सरकारी सूत्रों के मुताबिक बुधवार को बताया गया कि चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों के मलक्का जल डमरूमध्य के रास्ते हिंद महासागर में दाखिल होने के साथ ही नौसेना ने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। समुद्री सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान के साथ 11 से 17 नवंबर तक युद्धाभ्यास के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों और पनडुब्बियों सहित कई पोतों को तैनात किया है। सूत्रों ने इसमें यह भी बताया है कि भारत की जो व्यापक समुद्री निगरानी के तहत नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दक्षिण चीन सागर की नाजुक सुरक्षा स्थिति से समुद्री सुव्यवस्था को खतरा, नौसेना प्रमुख। देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने बताया है कि दक्षिण चीन सागर में नाजुक स्थिति, सुरक्षा स्थिति और स्थापित आचार संहिता के उल्लंघन से समुद्र में सुव्यवस्था एवं अनुशासन को सुस्पष्ट खतरा पैदा होता है। परोक्ष रूप से उनका इशारा क्षेत्र में चीन की सैन्य आक्रामकता की ओर था। हाइड्रोकार्बन के विशाल स्रोत वाले पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा करता है, जिससे वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता में एडमिरल कुमार ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व के बारे में भी बात की और वैश्विक व्यापार, भू राजनीति के लिए इसके महत्व एवं इसमें बढ़ती सैन्य उपस्थिति का उल्लेख किया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हिंद प्रशांत में दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं, जहां व्यापार मलक्का, जलडमरूमध्य, होंडा और अदान की खाड़ी जैसे चेक पॉइंट के जरिए होता है। सेबी के पास 25,000 करोड़ से अधिक की अवितरित राशि पर चर्चा शुरू। देखिए, सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी ने खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवितरित धनराशि से चर्चा का विषय बन गई है। लंबे समय से बीमार राय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया। 75 वर्ष के थे और राय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें पूंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी शामिल है। हालांकि उनके समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जिसे बोला जाता है ने वर्ष 2011 में सहारा समूह की 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुछ बॉन्डों के जरिए 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उनके नियम का उल्लंघन करके धन जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देश को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। निर्यात के मोर्चे पर खुशखबरी, अक्टूबर में 6% बढ़ा। देखिए, इस साल अक्टूबर में वस्तुओं का निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर रहा। बुधवार को जो जारी आंकड़े के अनुसार अक्टूबर में आयात बढ़कर 65.3 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की सालाना अवधि में 97.91 अरब डॉलर था। इस वर्ष अक्टूबर में व्यापार घाटा भी बढ़कर 31.46 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अब देखिए, व्यापार घाटा क्या होता है।
आप जब आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, यानी कि आपकी इनकम, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि आपकी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आप लॉस में हैं। तो वैसा ही कुछ होता है और उसे ही व्यापार घाटा बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि वर्ष 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 7% के नीचे रहेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय परिचर्चा में बोलते हुए उन्होंने बोला कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमास इजराइल युद्ध चल रहा है, लेकिन इन सारी जो युद्ध हैं उसकी वजह से सप्लाई चेन भी बाधित हुई है, तब भी भारत की स्थिति, भारतीय इकोनॉमी पूरी तरह दुनिया में एक चमकता सितारा बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि IMF के अनुमान की अगर हम बात करें तो 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा और भारत की जो इकोनॉमी का आंकड़ा है वो $5 अरब का होगा और यह जर्मनी व जापान से आगे निकल जाएगा। वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बनने की इच्छा रखता है। इसी मंच पर उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक मंच पर जहाजरानी उद्योग की बढ़ती अहमियत और देश के व्यापक जो रणनीतिक हितों को देखते हुए भारत अपनी शिपिंग बीमा कंपनी का गठन करेगा। यह कंपनी पूरी तरह से भारतीय होगी, यानी इसके प्रवर्तक भारतीय होंगे, वह यह भारत से ही संचालित होगी। इस पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से, फिर से युद्ध को जिसे हम ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है भू राजनीतिक वास्तविकताओं के बोझ से दबी है सुरक्षा परिषद। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। UN में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग, खासतौर पर सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं के बोझ तले दबा है। संयुक्त राष्ट्र को बहुपक्षवाद के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाकर अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही इसे नकारने वालों को सुधार में बाधा बनने से रोकना होगा। उल्लेखनीय है कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में लगातार इसकी प्रासंगिकता की वकालत करता रहा है। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व जोखिम भरा, कार्ल मेहता। देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व है, यह वैश्विक बाजार के लिए खतरा है। भारतीय अमेरिकी कारोबारी व हाल ही में गठित क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क के प्रमुख कार्ल मेहता ने मंगलवार को कहा कि उक्त खतरे को देखते हुए क्वाड देशों को चीन पर निर्भरता कम करने के प्रयास करने चाहिए। क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क को मई 2023 में लॉन्च किया गया था। यह क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का पब्लिक, प्राइवेट और परोपकारी हितधारकों का स्वतंत्र फोरम है। प्रेस न्यूज़ एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कार्ल मेहता ने कहा कि आज बाजार में उच्च प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में चीन का 70 से 80% का प्रभुत्व है, कहीं कहीं यह 100% तक हो गया है। तो ये आज का यानी 16 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।